नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिलेक्शन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वनडे एग्ज़ाम्स की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और अन्य भावी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज से मैं पॉलिटी क्लासेस शुरू कर रहा हूं, जिसके तहत आज सबसे पहला चैप्टर हम प्रस्तावना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है या प्रस्तावना क्यों है, किसके लिए है। तो प्रस्तावना बेसिकली किसी भी देश के संविधान के का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि उस देश के अंदर जो संविधान है उसके अंतर्गत जो बनाए गए नियम हैं, कानून हैं, वह किस पर लागू होंगे, किस सीमा तक लागू होंगे और उसके तहत भविष्य में किस प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं और संविधान में किस प्रकार के परिवर्तन मूलभूत नहीं किए जा सकते हैं और या किस प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते हैं और इसके तहत जो कानून या नियम बनाए जा रहे हैं ये कब से लागू हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रस्तावना शब्द जो है संविधान के परिचय या भूमिका को संदर्भित करता है और इसमें संविधान का सार है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि किसी भी देश के संविधान के मूल तत्वों को अगर आपको जानना है तो उसके आप संविधान के प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसके संविधान की मोटी मोटी या मुख्य बातें क्या है। दूसरी बात, ये प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो सबसे पहले इसको अमेरिकी संविधान में लाया गया था। ठीक है, सबसे पहले कहाँ लाया गया था? अमेरिकी संविधान में। परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि जो प्रस्तावना कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले कहाँ से आया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन जो भारतीय संविधान है इसके अंतर्गत जो प्रस्तावना है हमारे, उसकी भाषा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन इसके जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे देखते हैं कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है, यानी प्रस्तावना को जो पावर मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? वो मिल रही है हम भारत के लोग। सबसे पहली लाइन जो प्रस्तावना की है, हम भारत के लोग, यानी कि प्रस्तावना को, यानी कि जो संविधान है हमारा, इसको जो कहते हैं सप्लाई एनर्जी कौन दे रहा है, एनर्जी सप्लाई कौन दे रहा है? तो वो दे रहे हैं भारत के लोग, यानी कि इसको सुप्रीमेसी कौन दे रहा है? हम भारत के लोग दे रहे हैं। ठीक है, अभी बीते दिनों में चर्चा चल रही थी कि विधायिका श्रेष्ठ है या कार्यपालिका श्रेष्ठ है। दोनों का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय संविधान में, दोनों का अपना अपना एक स्थान है। परंतु यदि देखा जाए तो इन सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन है संविधान के तहत? हम भारत के लोग, यानी इसको पावर कौन दे रहा है? हम भारत के लोग दे रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि प्रस्तावना के अंतर्गत किन प्रकार के न्याय की बात की गई या कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता, हम भारत के लोगों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। देख लेते हैं जी। सबसे पहली है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि जो भारत के लोग हैं उनको जो मतलब कि अपने विचारों को व्यक्त करने के या अपने धर्म को मानने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। संविधान के दायरे में रहते हुए हम अपनी जो अधिकार हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपनी बातें रख सकते हैं संवैधानिक रूप से। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि इसमें 2 प्रकार की समता की भी बात की गई है। कौन कौन सी समता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि हम भारत के लोगों को, सभी भारतीय लोगों को, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता है। आगे देखते हैं कि यह संविधान यानी संविधान प्रस्तावना का कब से लागू हुई। तो लागू हुई है 26 नवंबर 1949 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कब बहुत ही मतलब परीक्षा में पूछा आ चुका है विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से, तो इसको याद रख लीजिए कब से शुरू हुई थी, 26 नवंबर 1949 से। आगे देख लेते हैं कि संविधान के तहत जो प्रस्तावना है हमेशा से लेकर के विवादित रही है कि यह संविधान का अंग है या नहीं है। हालांकि शुरुआत में बेड़ूबाड़ी बनाम यूनियन मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि संविधान के तहत प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, परंतु बाद में केशवानंद मामले में आदि में मामलों में उसको पलट दिया गया डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो कहा गया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का मूलभूत अंग है। ठीक है, अच्छा, इसी के चलते अब ये भी जान लेते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसी के तहत 1976 में इंदिरा गांधी ने सबसे पहले प्रस्तावना में संशोधन किया था। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत
इंदिरा गांधी ने संशोधन किए थे, ठीक है, जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो क्या थे? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था भी आपको कि प्रस्तावना के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे 1976 42nd अमेंडमेंट में के तहत। कौन कौन से थे? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इसको बहुत ही अच्छे से याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बदल बदल के पूछा जाता है कि प्रस्तावना हमारी न्यायिक है या गैर न्यायिक है। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि बहुत से लोग को पता भी होगा कि प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है? गैर न्यायिक है। यानी कि ये मतलब किसी भी मतलब इसको लेकर के आप मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये नहीं मांग कर सकते हैं कि नहीं मुझे इसके तहत न्याय दो, है ना। तो किसकी प्रकृति कैसी है? तो गैर न्यायिक है। अब हम देख लेते हैं प्रस्तावना और सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के बारे में क्या क्या जजमेंट दिए हैं अब तक में। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेरूबाड़ी यूनियन मामला 1960 जो कि में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में कई प्रावधानों के पीछे समान उद्देश्यों को दर्शाती है और इस प्रकार यह संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। प्रस्तावना के महत्व की इस मान्यता के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से यह प्रतिपादित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रख लेना है कि किस मामले के तहत कहा था संविधान के में कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहा था बेरूबाड़ी यूनियन मामले में। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी वर्डिक्ट दिया था कि प्रस्तावना जो है संविधान में कई प्रावधानों के पीछे समान उद्देश्यों को दर्शाती है और इस प्रकार संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। इतना कहने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्वीकार नहीं किया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। आगे देख लेते हैं। अपितु केशवानंद भारती मामले में जो कि 1973 में हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व की व्याख्या को अपनी खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो जो बेरूबाड़ी यूनियन मामले में जो जजमेंट दिया गया था, जो वर्डिक्ट दिया गया था, उसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और कहा कि नहीं 1973 में केशवानंद भारती मामले में कि संविधान के तहत जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है। अच्छा, इसके बाद में LIC ऑफ इंडिया केस जो 1995 में आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यानी कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। अच्छा, प्रस्तावना के संबंध में जो अब कई इंपॉर्टेंट मतलब कि फैक्ट्स हैं, बट जो मुख्य मुख्य बातें थी वो यही थी। अच्छा, इसमें एक और ये बात परीक्षाओं में पूछा जाता है, कथन, ये महत्वपूर्ण कथन मतलब किसने कहा है प्रस्तावना के संबंध में। तो उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने जी ने। अच्छा, आगे क्वेश्चन है कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ठीक है, यह कथन किसने दिया था? तो KM मुंशी जी ने दिया था। तो दोस्तों, यह प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको किसी हमारे जो अंदर बताई गई जानकारी है उसमें किसी प्रकार की कमी लगती है या गलती लगती है या कोई सुधार करना है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित भी कर सकते हैं। मैं अवश्य उसको अपनी जो त्रुटि है उसको शुद्ध करूँगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।